Good morning, sir. Good morning. 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 ओके, तो हम लोग देखो नेट के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ईएमटी का ही टॉपिक है, क्योंकि ईएमटी के सिलेबस में ही पोलराइजेशन दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस बार जेस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, जेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पोलराइजेशन से। और आईआईटी जैम में अगर आप देखें तो पिछले आईआईटी जैम एग्जाम में मतलब 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, पोलराइजेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, पिछले जो आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ ना उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही पूछा गया था, वेव ऑप्टिक्स से, मतलब रे ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन थे उसमें और वेव ऑप्टिक्स। मतलब आईआईटी जैम का जो लास्ट पेपर था ना वो कुछ ऐसा था कि मतलब उस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था। मतलब रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस पूछ दिए गए। ओके, उस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं आईआईटी जैम में, जिस तरह क्वेश्चन इसमें पूछा गया। मतलब स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर ये जैम की क्लास है या नेट की? जैम की क्लास है ये। जैम में पोलराइजेशन नहीं है क्या? आप लोग सिलेबस में नहीं जानते हो? सर फिर आपने कल लेट्स हेल्प बैच में मतलब जब हमने ज्वाइन किया था जून बैच में भी मैसेज किया है पोलराइजेशन का। अरे वेव्स एंड ऑप्टिक्स की क्लास ही ईएमटी की। अरे जो भी बोलो इसको, आपका सिलेबस में है ना ये पोलराइजेशन। ठीक है, आप लोग नाम से क्यों जाते हो? सर आपने बोला था ना पोलराइजेशन पढ़ाएंगे पहले। हाँ, तो पोलराइजेशन तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वेव्स एंड ऑप्टिक्स की क्लास हो या ईएमटी क्लास हो, आप अपने सिलेबस में देख लीजिए कहाँ पे है। तो वही तो हम कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुना करिए। आईआईटी आईआईटी जैम में ये जो है ना पोलराइजेशन टॉपिक अगर हम देखें, क्वेश्चन का लेवल दोनों में सेम है। ठीक है, पोलराइजेशन जो है ये टॉपिक दोनों में है फॉर बोथ, मतलब सिलेबस आईआईटी जैम में भी है ये और नेट गेट में भी है, नेट गेट में भी है। ठीक है, और जेस्ट में भी है। इस बार जेस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे टफ क्वेश्चन जानते हो किस एग्जाम में आता है? इस टॉपिक से सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि थिंक करके एनालाइज करके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आईआईटी जैम में पूछा गया है। सबसे टफ क्वेश्चन आईआईटी जैम में पूछा गया इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये आईआईटी जैम सिलेबस में भी है ये टॉपिक, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जैम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और इन सभी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए है। अब बात होती है कि कौन से यूनिट में है, तो आईआईटी जैम में है ये वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में है ये। ठीक है ना, नेट जेआरएफ में ये ईएमटी में है। तो इसीलिए तो नेट का सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है ना ईएमटी का। मतलब समझ लो कि 2 यूनिट उसमें मिक्स किया हुआ है। जो आईआईटी जैम में जो अलग अलग 2 यूनिट लिखे गए हैं ना, वो नेट जेआरएफ में दोनों यूनिट मिक्स कर दिया गया है। तो नेट जेआरएफ में ईएमटी में है ये। ठीक है ना, तो अब जानते हो कोई भी मतलब क्वेश्चन आप उठा के देखो, दोनों का एक लेवल जो है ना दोनों एग्जाम में एग्जैक्टली सेम है, कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देयर इज नॉट इवन स्लाइट डिफरेंस। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो आप कि ये पोलराइजेशन का ये पोर्शन या ये पर्टिकुलर टॉपिक इसमें नहीं आता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब एग्जैक्टली कॉमन टॉपिक है दोनों के लिए। ठीक है, अब बताइए आप लोगों को कोई क्या बोल रहे थे आप लोग कि आईआईटी जैम लेट्स हेल्प बैच में हम क्या बोलते हैं, मैसेज किए थे, क्या मैसेज किए थे? मैसेज तो यही किए थे ना कि एग्जाम क्लास है आप लोगों की, और क्या मैसेज किए थे? हम कुछ डिफरेंट मैसेज तो नहीं कर दिए थे? नो सर ठीक था। No, sir, ठीक था। ठीक है, तो बस ओके। तो देखो अगर हम देखें तो आईआईटी जैम का ईएमटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेट जेआरएफ में यही टॉपिक ईएमटी में है, फिर इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, सब कुछ ईएमटी में है। ठीक है,
तो अब नेट के स्टूडेंट को अगर पढ़ना है ये टॉपिक तो पढ़ सकते हैं, लेकिन देखो हम आपको क्लियर बता रहे हैं। देखो क्या होता है कि सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है ना कि बहुत स्टूडेंट फिर बहुत सारे टॉपिक को छोड़ने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन जानते हो मतलब अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो जानते हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और आपको हम क्लियर बता रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड रिसर्चर, अगर आप गुड रिसर्चर बनना चाहते हैं ना तो जानते हो आपको क्या कहते हैं, फिजिक्स के हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। और पोलराइजेशन एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जिसका नॉलेज मतलब फिजिक्स में इन जनरल होना जरूरी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरी बात जहां तक छोड़ने की बात है, तो अगर आप देखो नेट के स्टूडेंट को हम बता रहे हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं ना कोई टॉपिक, तो इसके बाद जो अगर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है उसको चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन इसको कभी मत छोड़ोगे, क्योंकि पोलराइजेशन से क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ठीक है ना। नेट और गेट एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं वो, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए नेट गेट के स्टूडेंट को पोलराइजेशन टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग भी नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको भी ये बात बताओगे कि आप लोग ये टॉपिक जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। क्योंकि इससे इस बार भी आप देखो जस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ये, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ओके। तो इसके लिए जानते हो हमने अलग से एक टॉपिक बना दिया, मतलब ईएमटी में ये वाला लेक्चर नहीं जाएगा, हम वेव ऑप्टिक्स लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का लेक्चर इस वेव ऑप्टिक्स सेक्शन में जा रहा होगा ये, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ओके। तो ये क्लियर हो गया ना कि दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इनफैक्ट जानते हो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना कि अगर आप लोग नहीं भी पढ़ोगे ना इस टॉपिक को, तो हो सकता है कि क्लास 11th-12th में कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे भी आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग इसका आंसर उतनी अंडरस्टैंडिंग क्लास 12th में बताया जाता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड मैलस लॉ, सुना है ना नाम? यस। हाँ, तो मैलस लॉ जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा रखा है, उसी से बेसिकली कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस बार भी आईआईटी सॉरी जेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, और आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन पूछा गया, वो मैलस लॉ से सॉल्व हो जाएगा। देखो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, शायद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, तो ये टॉपिक जानते हो मतलब इंटरेस्टिंग है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसीलिए जानते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बोनस टॉपिक की तरह आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाते हैं स्टूडेंट के एग्जाम में। हाँ, ये क्वेश्चन था, देखो ये इस बार पूछा गया था ये ऐसा क्यों किया इसने? आयेश बसु, बेटा आप लोग को हम कई बार बताते हैं कि इंसान के अंदर जो है ना, देखो दो कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे आप इसमें पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, वेव क्वांटम मैकेनिक्स में डुअल कैरेक्टर, वो डुअल कैरेक्टर आप लोग के सभी के अंदर है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर आप कौन सा यहाँ पे शो करोगे वो आपको पहले चेक करना है, ठीक है ना। डोंट ट्राई टू शो ऑल योर कैरेक्टर्स, ओके। हम ठीक है, हर इंसान के अंदर हर तरह का कैरेक्टर होता है, तो आप हर अपना कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे शो करना है वो आप डिसाइड करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि अपने सारे कैरेक्टर हर जगह शो कर दो। ये तो जानबूझ के ऐसे ऐसे अगर मान लो कोई लाइन ऐसे खिंच गया तो हम मान सकते हैं कि क्या बोलते हैं ये ऐसी लाइन खिंच गया, लेकिन आप ऐसे कर रहे हो तो ये तो जानबूझ के किया हुआ है ना।
ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, एन आइडियल पोलराइजर इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू क्रॉस्ड polarizers in coaxial geometry as shown in figure. The middle polarizer is rotated with angular speed omega about common axis. If unpolarized light of intensity I naught is incident on this system, emergent intensity of light would be. ठीक है ना, ये जानते हो, मतलब कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन IIT जैम में जानते हो 2 बार पूछा जा चुका है। तो सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना, जो समझ लो कि रिपीट होते रहते हैं। जो मान लो जैम में पूछा गया वो जस्ट में पूछ दिया जाएगा, जो जस्ट में पूछा गया वो जैम में आ जाएगा, मतलब रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो मतलब जो आप पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो कुछ बहुत नया नहीं आता है एग्जाम में। तो इसीलिए सबसे बड़ी मतलब एडवांटेज इस टॉपिक क्या है कि 100% गारंटी है कि आप करके ही आएंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन। देखो आपको हम क्लियर बता रहे हैं, मैकेनिक्स जैसे है, मैकेनिक्स को अगर आप पढ़ कर जाते हैं ना तो उसमें गारंटी नहीं होती कि आप एग्जाम में करके आएंगे, लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं। ठीक है ना, इसका हो सकता है कि कुछ लोगों को पता होगा आंसर। किसी को पता है आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी है सर मेरा तो। ऑप्शन सी आएगा, हो मेरा तो सकता ये है ऑप्शन सी हो सकता है कि हो। एक इसका आंसर जानते हो, मतलब नहीं, एक मिनट देखो, इसमें जो है ना ऐसा होगा कि ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं ना, तो पहले तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, फिर कॉस आएगा, फिर साइन। तो हाँ, तो मतलब ये जो है ना कॉस और इंटू साइन का मतलब फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, इमर्जेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी। इस स्टूडेंट ने भी इसमें टिक नहीं किया है, हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये जो है ना आई नॉट बाई 2 और पहला कॉस आएगा, दूसरा साइन टर्म आ जाता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं ना तो क्या होता है कि पहला टर्म जो है ना क्या बोलते हैं कॉस आता है, और दूसरा टर्म जो है ना रोटेट कर गया ना तो ये साइन हो जाता है, कॉस इंटू साइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है, ये जानते हो, ये जानते हो थोड़ा गलत लग रहा है हमें, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। किसी को और अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट इसकी, तो उससे समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर जानते हो आएगा इस तरह से, आई नॉट बाई 2 और इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। तभी जानते हो इस स्टूडेंट ने हम बताया, एक आप लोग को बता रहे थे एक बार, इसमें मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस को उसने करेक्ट ही टिक किया है। ठीक है ना, मतलब इधर भी जो टिक किया है उसने करेक्ट टिक किया हुआ है ज्यादातर ऑप्शन को। अब इस क्वेश्चन को देखो टिक नहीं किया उसने भी, जानते हो, मतलब ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। चलो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गलत जैसा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो वही, लेकिन कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा IIT जैम में भी आया, तो हम जैम के क्वेश्चन करा देंगे आपको, या नेट गेट का करा देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा खुद ही कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, ये या तो इसको सिंप्लीफाई करने से शायद नहीं आएगा, ये 1 माइनस कॉस्ट नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये अगर आप इसके लिए देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बुक अगर पढ़ना चाहते हो ना, देखो बुक तो घटक की बुक आप पढ़ सकते हो, अजय घटक की बुक। सर स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। ठीक है, तो अजय घटक। ठीक है, दूसरी ये जरूर ध्यान रखोगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन इजी होते हैं, एग्जाम में जरूर हो जाता है। ठीक है ना, इस टॉपिक का क्वेश्चन। तो अजय घटक की बुक आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये अजय घटक जो है ना आपका, देखो पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, मतलब नेट के स्टूडेंट के लिए हम कह रहे हैं कि ये टॉपिक्स आपको अजय घटक की बुक में मिल जाएगी। ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा तो मतलब रे ऑप्टिक्स भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो रे ऑप्टिक्स जो मतलब जैम के स्टूडेंट को पढ़ना है, देखो ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे जैम के स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं कि पढ़ना है, कभी ऐसा भी हो जा सकता है कि नेट के एग्जाम में रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो वही हम कहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स का जानते हो आपको होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लो कभी एग्जाम में, नेट के एग्जाम में रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप ये नहीं है कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मतलब रे ऑप्टिक्स में जो बेसिक फॉर्मूले है, मान लो लेंस का फॉर्मूला है, मिरर का फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है,
ठीक है ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये जानते हैं तो दैट्स गुड, ओके। उसके थोड़ा बहुत कैसे अप्लाई करते हैं, साइन कन्वेंशन वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप जेस्ट के एग्जाम में देखिए, इस बार रे ऑप्टिक्स का भी एक क्वेश्चन आया था, एक पोलराइजेशन से क्वेश्चन था और एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, थिक लेंथ का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कभी भी रैंडम आ सकता है कहीं पे भी, ठीक है। तो अजय घटक की बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। So let's start this topic, polarization. स्कोरिंग टॉपिक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें जानते हो लगभग हमें लगता है 3 से 4 क्लास या 5 क्लास भी लग सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा टॉपिक ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पूरा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिटेक्शन के बारे में करना होता है कि डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो 3 पार्ट इसमें है हम लोग पोलराइजेशन में, क्लासिफिकेशन प्लस प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब देखो, सबसे पहले होता है इट रिफर्स टू refers to the direction and कह सकते हो and amplitude ठीक है of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन, एक मिनट, थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं बनाया, ठीक है ना। इट रिफर्स टू द डायरेक्शन एंड वैल्यू कर दो, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं बताता है पोलराइजेशन, इट टेल्स यू अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ओके, वो पता चलता है पोलराइजेशन से, ठीक है। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली ऐसे लिखते हैं ना, तो E इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो प्लेन वेव लिख रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पे, सी प्लेन वेव, तो प्लेन वेव में आपको बताया गया E इज इक्वल टू हम लोग E नॉट लिखते हैं, और यहाँ पे साइन या एक्सपोनेंशियल में अगर लिखते हो तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है, e टू द पावर आयोटा k डॉट r, ठीक है, और माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, e टू द पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेन वेव का फॉर्मूला है, ठीक है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर। तो अब देखो इसमें ई नॉट जो है ना, बेसिकली ये जो ई नॉट है यहाँ पे, ये बेसिकली पोलराइजेशन के बारे में बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या है और इसका वैल्यू क्या है, ओके। दैट बेसिक मतलब वैल्यू कांस्टेंट है या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये सभी चीजें पोलराइजेशन, ओके। तो इट देखो ये हम कह सकते हैं, इट टेल्स अबाउट पोलराइजेशन, ठीक है, या रिवर्स आप बोल सकते हो कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, और ऐसे कह सकते हो पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन टेल्स अबाउट ई नॉट। तो पोलराइजेशन जो है ना ई नॉट के बारे में बताता है बेसिकली, इज दैट ओके? ऑलराइट, तो ये तो हो गया बेसिक कि पोलराइजेशन है क्या। तो पोलराइजेशन विल टेल यू अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड नॉट ओनली जस्ट डायरेक्शन, वी आल्सो टॉक अबाउट वैल्यू, ओके। जैसे हम आपको सिंपल देखो बता रहे हैं कि जैसे सपोज करो ये सपोज करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर कैमरे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो हमेशा एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में रहता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ओके। तो आप कहोगे कि इसमें डायरेक्शन जो है ना एक लाइन के लॉन्ग है, तो इसको लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बोला जाएगा। लेकिन जैसे वेव अगर मान लो कैमरे की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से,
ठीक है ना, ये ऐसे रेगुलर मैनर में रोटेट कर रहा है, मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वही सर्कुलरली पोलराइज लाइट बन जाता है। लेकिन अगर ये रोटेशन हो रहा है लेकिन इसका वैल्यू भी चेंज होता जा रहा है, ऐसे मान लो पहले मैक्सिमम था, फिर कम होता गया, फिर कम होते होते फिर ज्यादा हो गया, तो फिर वो एक इलिप्स जैसा, इसका टिप जो है ना वो इलिप्स जैसा फिगर बनाएगा। ओके, तो फिर हम उसे इलिप्टिकली पोलराइज लाइट कह देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ठीक है ना, अब वेक्टर किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मान लो वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो इट इज कॉल्ड लीनियरली पोलराइज लाइट। अब अगर ये रोटेट करता हुआ दिखता है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो इसका टिप अगर रोटेट करता है तो इसका टिप एक सर्कल में घूमेगा ना, तो फिर उसको सर्कुलरली पोलराइज बोल देंगे। अब अगर रोटेट कर रहा है लेकिन ये कम ज्यादा होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा था, मान लो यहाँ पहुंच करके ऐसे कम हो गया, तो फिर ये ऐसे बनेगा ना, ये इस तरह से, तो उसी को हम इलिप्टिकली पोलराइज लाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर फिक्स्ड है, रोटेट कर रहा है। अब अगर रोटेट कर रहा है तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रोटेट कर रहा है या फिर वेरिएबल है। ओके, दिस एक्चुअली टेल्स अबाउट पोलराइजेशन। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन, ठीक है, और या टाइप्स कह सकते हो, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है इसमें प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन या फिर इसी को लीनियर कहते हैं, लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है, तो प्लेन और लीनियर पोलराइजेशन, इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ ई नॉट वेक्टर रिमेन्स अलोंग ए लाइन। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्शन फिक्स होता है, रिमेन्स अलोंग ए लाइन कहने का मतलब या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा उस लाइन के लॉन्ग। मान लो अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही रहेगा, ठीक है ना, वाई में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ ई नॉट रिमेन्स अलोंग ए लाइन इन दिस पोलराइजेशन। ठीक है ना, इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, in this type of polarization, is that okay? So that's the meaning. Okay, again हम repeat कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इजी है, एग्जाम में आप लोग जरूर करके आएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सीरियसली पढ़ोगे इस टॉपिक को। ठीक है, so direction of E naught remains along a line in this type of polarization। तो अगर हम देखो रिप्रेजेंटेशन इसका देते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसको देखो हम लोग प्लेन पोलराइजेशन भी कहते हैं या फिर लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। और इस जिस लाइट में प्लेन पोलराइजेशन या लीनियर पोलराइजेशन होगा उसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे या लीनियरली पोलराइज लाइट, वो अभी हम लिख देंगे। ठीक है, सो E इज इक्वल टू ई नॉट, और मान लो हम यहाँ पे आई कैप लिख दिए, ई टू द पावर आयोटा, और सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये वेव किधर जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग? डायरेक्शन जेड है ना, जेड है, तो आप क्या बताए हम यहाँ से, इससे पता चलता है ना, इट इज गोइंग इन जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, वेव इज गोइंग इन जेड डायरेक्शन, मगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो इसको बोला जाएगा कि मतलब वेव, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, देखो एक्स पोलराइज्ड, ठीक है, एक्स पोलराइज्ड वेव। एक्स पोलराइज्ड वेव कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है ना, सो एक्स पोलराइज्ड वेव, ठीक है ना, इज प्रोपेगेटिंग इन वाई डायरेक्शन। ठीक है ना, वाई डायरेक्शन, एक्स पोलराइज्ड वेव, सॉरी जेड डायरेक्शन, हाँ जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, एक्स पोलराइज्ड वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये देखो ये एक लीनियर, ठीक है ना, प्लेन पोलराइजेशन का एग्जांपल है। उसी तरह से हम ऐसे लिखेंगे, देखो E इज इक्वल टू, मान लो ई नॉट, अब देखो ये तो सभी को समझ में आ गया, यहाँ पे आप जे कैप लिख दीजिए अगर, ठीक है ना,
तो कहोगे कि वाई पोलराइज्ड वेव होगा प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। ओके, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो हम के कैप भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम के कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ई टू पावर आयोटा। लेकिन अब यहाँ पे जेड नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि आप जानते हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे के कैप लिखते हैं तो मान लो मैं ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको क्या कहेंगे आप, दिस इज जेड, है ना, पोलराइज्ड -x direction. वेव, है ना, प्रोपेगेटिंग इन -x डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें बताया गया ना कि यहाँ पे दोनों का साइन सेम होता है, इसको माइनस बोल देते हैं, ठीक है। सो इट इज प्रोपेगेटिंग इन -x डायरेक्शन, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स हो गए। तो आप समझ रहे हो ना, देखो देखने से पता चल जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा +x में होगा या -x हो गया। सपोज करो ये एक फंक्शन है, ये मान लो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, ये अगर आपको -1 वैल्यू दे दिया, दे सकता है ना, कब इससे -1 कब आएगा, जब आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट कितना होगा तो -1 आएगा, पाई सर। पाई, है ना, पाई। क्योंकि आप जानते हो ई टू पावर आयोटा पाई जो होता है दैट इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये मान लो पाई हो गया तो माइनस तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, या और भी वैल्यूज के लिए माइनस आ सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, पाई के लिए तो डेफिनेटली माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आई भी बन सकता है, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगा। ओके, तो वही देखो लिखा गया यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ ई नॉट रिमेन्स अलोंग ए लाइन, चाहे +x में होगा या -x में, यहाँ प्लस के या माइनस के, तो ये सभी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो अब हम अगर ऐसे लिखते हैं, देखो E इज इक्वल टू, सपोज करो हमने लिख दिया यहाँ पे E नॉट और यहाँ पे 2i, ठीक है ना, 2i कैप और +3j कैप, कुछ ऐसा लिख दिया हमने, और e टू द पावर आयोटा, और यहाँ पे सपोज करो हमने लिख दिया कुछ इस तरह से 3kx -2ky और डिवाइड बाय √5, नहीं कितना 9 मान लो ऐसे √9 कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, -ωt, ठीक है ना, वी हैव रिटन लाइक दिस समथिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा गया ना, देखो 3, इसमें x कंपोनेंट में 2 है, y कंपोनेंट में 3 है, तो उसको इंटरचेंज करके यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस लिख दिए, क्योंकि आप जानते हो ना कंडीशन हमारा ये है प्लेन वेव के लिए, आप सभी जानते हो कि k.e का वैल्यू कितना होना चाहिए, k.e नॉट शुड बी इक्वल टू 0, याद है ना। तो ये चीज सेटिस्फाई कराने के लिए ऐसा किया गया है यहाँ पे अगर इतना लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इस केस में ठीक है, ये सब एडिशनल लिखा हुआ है, ठीक है ना, जस्ट ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं इसमें, देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो देखो डायरेक्शन इस वेक्टर से डिसाइड हो रहा है, ये वेक्टर जो है ना दैट इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन। क्या ये डायरेक्शन कभी चेंज होगा, अब देखो हमेशा 2i कैप, इसका डायरेक्शन तो हमेशा 2i कैप +3j कैप ही तो रहेगा। कभी कभी इसका ये टर्म अगर नेगेटिव हो गया तो होल नेगेटिव ऑफ दिस हो जाएगा, मगर लाइन, ये जो एरो होगा वेक्टर का लाइन जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो x कंपोनेंट हमेशा 2i रहेगा, y कंपोनेंट हमेशा 3j रहेगा। कभी ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि x कंपोनेंट 2i से 3i हो गया या y कंपोनेंट 3j से 5j हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है ना। तो दिस, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो एंगल जब निकालते हैं ना, देखो आप ऐसे देखो tan थीटा जब निकालोगे ना, तो मान लो EY और बाई E नॉट y और बाई E नॉट x, हम ऐसे लिखेंगे, जैसे इसका अगर हमें एंगल विथ सपोज करो x एक्सिस निकालना है तो हम E नॉट का y कंपोनेंट और डिवाइड बाई E नॉट का x कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखो ये फैक्टर कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये तो कॉमन दोनों में होगा ना, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो एंगल हम निकालेंगे, ये एंगल आप बताइए x एक्सिस से हमेशा कांस्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Will you get a constant angle? Because this factor is time varying, but this factor is common for both. तो रेशियो जब लोगे ना, ऐसे ही एंगल निकालते हैं ना, अगर x एक्सिस से एंगल निकाल रहे हैं तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो यहाँ से y कंपोनेंट और बाय x कंपोनेंट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज एवर। ओके, तो इसमें जानते हो क्या होगा कि ये जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसमें जानते हो ऐसा है केस, देखो ये जो है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। अब आप बताइए वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से, इन विच क्वाड्रेंट वेव इज गोइंग? थर्ड में जा रहा है। अगर आप y को हटा के देखिए, है ना,
फोर्थ में सर। फोर्थ में जा रहा है ना, इट इज, देखो y को हटा के देखोगे तो a प्लस एक्स होगा, और अगर x को हटा के देखोगे तो दोनों का साइन माइनस है तो माइनस y होगा। तो वेव इज गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, इसको ऐसे दिखाना होगा कि वेव जो है ना ऐसे जा रहा है। देखो ये हमारा सपोज करो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है, ये ऐसे वेव इज गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये इधर है k वेक्टर, ये k वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इधर से आ रहा है, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, इधर से आ रहा है वेव ऐसे, ठीक है ना। इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है इधर या इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये फंक्शन, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इट कैन बी दिस वे, ऐसे लिख सकते हो कि ये ई नॉट वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वट एवर यू कैन कॉल इट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा कहते हैं, ठीक है ना, तो वही देखो ये tan थीटा ऐसे निकल जाएगा हमारा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो ये एंगल कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, दिस एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओके, ये कांस्टेंट एंगल है, ठीक है ना, दिस एंगल इज कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो आप देखिए ये एंगल कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक लाइन के अलोंग ही होगा, ओके, इट विल ऑलवेज बी अलोंग ए लाइन। तो इसीलिए इसको हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, ठीक है ना। तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में आपको बस ये समझ के देखो, कभी अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है ना, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आई और जे में, तो आप थिंक करोगे कि अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो वो एंगल कांस्टेंट निकलने वाला है या वेरिएबल निकलने वाला है। अगर आपको समझ में आ गया कांस्टेंट निकलने वाला एंगल y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट से, तो आप कह देंगे कि ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है। अब अगर हम देखो यहाँ पे मान लो एक टाइम का फैक्टर लगा देते हैं, सपोज करो हियर एक टाइम लगा दे, तो फिर एंगल जो निकलेगा ना वो कांस्टेंट नहीं निकलेगा, तो दैट वोंट बी लीनियरली पोलराइज्ड, क्योंकि लीनियरली पोलराइज्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, दैट ऑलवेज रिमेन्स अलोंग ए लाइन, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट का क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस तीन तरीके से हम लोग लिखते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को, मतलब एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ पे एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, या फिर किसी प्लेन में भी हो सकता है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर पोलराइजेशन किसे कहते हैं। अब किसी लाइट में या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर इस तरह का पोलराइजेशन है, लीनियर पोलराइजेशन, ओके, या प्लेन पोलराइजेशन, तो उसको हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है ना। सो देखो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को लाइट बोल देते हैं, ठीक है ना, हैविंग लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग लीनियर पोलराइजेशन, या इसी को प्लेन पोलराइजेशन कहते हैं, प्लेन पोलराइजेशन, ठीक है ना, प्लेन पोलराइजेशन इज कॉल्ड, ठीक है, लीनियरली या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम लोग लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। इसको LPL बोल सकते हो या और PPL बोल सकते हो, मतलब शॉर्ट में देखो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके, शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऑलराइट। सो दिस इज द प्लेन लीनियर पोलराइजेशन, ओके। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ से नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। लास्ट स्लाइड का ना, सर इसमें कोऑर्डिनेट में कैसे फिल किए ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोऑर्डिनेट में? ये लाइट की वेव कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे आई ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें अगर हम डायरेक्शन आप लोगों को बताए थे ना, EMT के क्लास अटेंड नहीं किया था क्या? उसमें बताया गया था ना, किए थे कि नहीं किए थे ये बताओ। EMT में वेव्स जब पढ़ाया जा रहा था क्लास अटेंड किए हो? नो सर। तो फिर कैसे समझ में आएगा? ये तो EMT से ही रिलेटेड है ना, उसमें ये बताया जाता है। चलो हम बता देते हैं आप लोगों को फिर भी एक बार कि इसमें y को हटा कर देखते हैं, ठीक है ना। y को हटाइए तो आप लोग देखो, आप लोग ये सिलेक्शन खुद ही कैसे करते हो कि हमें ये पढ़ना है। देखो जानते हो, देखो कहते हैं ना कि मतलब जब आप पढ़ रहे हैं ना तो 100% पढ़िए। फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ने से आप जानते हो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा मतलब फुल फ्लेज पढ़िए, एकदम रिसर्च लेवल का पढ़िए, ठीक है ना।
देखते नहीं हो, मतलब जानते हो आज के युग में आप ऐसा कह सकते हैं ना कि कुछ लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर लीजिए, यू कैन इजिली मतलब अर्न योर लाइवलीहुड। ओके, अर्निंग की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट है। आप अगर इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो आप, ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाइए, अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, इंग्लिश बोलना शुरू करिए, देखिए आपके कितने ये स्टार फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो मतलब मेन है एक्सपर्टाइज डेवलप करना। तो फिजिक्स को आप एक मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग की तरह ही मान के चलो, इससे कोई इमोशनल अटैचमेंट मत बनाइए, लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग की तरह। तो जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आपका अर्निंग अच्छा होगा, प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। तो पूरा पढ़ो ना फिजिक्स, थोड़ा बहुत, क्योंकि कनेक्शन है ना, देखो ईएमटी से कनेक्शन है, तो ईएमटी पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। देखो फिर भी बताते हैं, ये वाला टर्म हटा दो, ठीक है ना, अरे ये तो हट ही गया। देखो इसको हटा के देखेंगे ना, तो ये एक्स का टर्म और ओमेगा टी का टर्म का साइन जब अपोजिट होता है ना, तो बोलते हैं कि प्लस एक्स में जा रहा है। देखो एक्स में पॉजिटिव है और ओमेगा टी में माइनस है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव में जाएगा। तो यहाँ पे एक्स जो है ना हमारा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में। और एक्स को हटा के देखेंगे तो इसका और इसका साइन अगर सेम साइन आने पे नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो। तो वाई को हम नेगेटिव बोलेंगे कि इट इज गोइंग इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इज दैट ओके? तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बोला जाएगा क्योंकि इसका साइन अपोजिट है, और इसको हटा के देखेंगे तो नेगेटिव वाई बोला जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाई में जा रहा है। तो अब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई कौन सा डायरेक्शन होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो, इसी को तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको जाता हुआ दिखाया गया। और जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। ये वाला रूल देखो, के डॉट ई हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या? सर नॉन पोलराइज्ड लाइट में सभी डायरेक्शन में होंगे वाइब्रेशन? क्या? नॉन पोलराइज्ड लाइट में? हाँ नहीं, नॉन पोलराइज्ड अभी हम बताएंगे, उसको अनपोलराइज्ड भी बोलते हैं। पहले तीनों अभी बता देंगे ना, इलिप्टिकल, सर्कुलर वगैरह, उसके बाद उसे बताएंगे। तो उसमें जानते हो क्या होता है कि रैंडम होता है, कभी इधर होगा कभी इधर होगा, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए। तो देखो अब हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें देखो क्या होगा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के केस में, कि इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड rotates in regular clockwise or anti-clockwise manner. Anti-clockwise manner, ठीक है। तो रेगुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट। सो इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स इन रेगुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके, बट ई मॉडुलस रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियरली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो आप समझ रहे हो, जैसे ये पेन है, इसका लेंथ का मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरह से वेक्टर का लेंथ होता है। इसको अब ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, सो टिप ऑफ द, ओके, टिप ऑफ द वेक्टर जो है दैट इज ट्रेसिंग ए सर्कल, मेकिंग ए सर्कल, ओके। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ओके। सो देयरफॉर कह सकते हो, देयरफॉर टिप ऑफ ई वेक्टर, ठीक है ना, ट्रेसेस ए सर्कल, ठीक है। तो ये एक सर्कल बनाता है, ओके। सो इट इज कॉल्ड सर्कुलरली, ठीक है ना। देयरफॉर सच लाइट इज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। सच लाइट, लाइट कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है,
So in this type of polarization, direction of electric field rotates in regular clockwise और anti-clockwise manner, ठीक है ना? तो रेगुलर मैनर में ये रोटेट करता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। देयरफॉर टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेसेस अ सर्कल, ओके। और इस तरह की लाइट को हम लोग फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो मतलब अब हमें देखो फॉर्मूला आ गई, ये तो हो गया डेफिनेशन इसका कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में होता क्या है। तो आप बोलोगे कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से हम बोल रहे हैं कैमरे की तरफ अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसके परपेंडिकुलर होगा। देखो इधर जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर और ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों तरह से रोटेट कर सकते हैं। इट कैन बी रोटेटिंग क्लॉकवाइज और इट मे बी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। अभी आपको देखो हम क्लियर बता रहे हैं, हम देखो हम ये जो हम पढ़ाएंगे ना इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन, कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिटेक्शन, ठीक है ना, डिटेक्शन। तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। बस ये तीन पढ़ लोगे ना तो आपका ये क्या बोलते हैं सब जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ओके, ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ओके, सो नाउ हियर, तो इसका पहले तो हम देखो कैसे लिखेंगे, ओके। इसमें इसको इस तरह से लिखा जाता है, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए, बस रोटेशन दिखना चाहिए और क्या कहते हैं हमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो बोला गया ना, मॉडुलस, यहाँ पे लिखा मॉडुलस ई रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू, देखो अगर आप ऐसे लिखोगे ना ई नॉट, ठीक है ना, और यहाँ पे सपोज कॉस के z माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, आई कैप और प्लस जे कैप साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इसे एक बार एनालाइज करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन जो है ना, मतलब दे डिफर बाय ए फेज ऑफ π/2, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब मतलब साइन π/2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर π/2 से चेंज करो, अगर मान लो ये 0 हो गया तो ये एंगल यहाँ 0 लिखोगे तो ये 0 होगा, ये जो है बेसिकली cos 0 1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मॉडुलस निकाल के देखें, देखो जैसे इसमें मॉडुलस निकालोगे ना, ई नॉट मॉडुलस, ई नॉट मॉडुलस, तो ई नॉट मॉडुलस अगर हम निकालते हैं तो आप नोटिस करिए यहाँ पे क्या कहते हैं कितना आएगा। मॉडुलस निकालने पे इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, ई नॉट आ जाएगा ना, ई नॉट मॉडुलस। आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ से ई नॉट बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, तो ई नॉट मॉडुलस इसका कांस्टेंट आ रहा है, सॉरी ई मॉडुलस ई नॉट के इक्वल आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब अगर एंगल की बात करें, देखो यहाँ पे तो एंगल अगर हम निकालते हैं ना, मान लो tan थीटा विथ एक्स एक्सिस अगर हम निकालेंगे तो देखो एंगल विथ एक्स एक्सिस, थीटा विथ थीटा एक्स लिखा गया है, एंगल विथ एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये एंगल जो है ना बेसिकली वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट लिखोगे ऐसे ई वाई और डिवाइड बाय ई एक्स लिख दो ऐसे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं एंगल तो वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए वाई कंपोनेंट ये लिखना पड़ेगा और एक्स, तो ये हो जाएगा tan, ठीक है। और यहाँ पे के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, इस तरह से ये आ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे थीटा जो आ रहा है बेसिकली थीटा विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ये ऐसा के जेड माइनस ओमेगा टी, तो हम जेड का वैल्यू इसको जो है ना कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि हम टाइम के साथ देखना चाहते हैं किस तरह से एंगल चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना, देखो जैसे अगर हम इफ वी आर कंसिडरिंग वेरिएशन विथ टाइम, तो मतलब हम एक ही लोकेशन पे ऐसे देख रहे होंगे, मान लो वेव इधर जा रहा है तो हम सपोज करो ओरिजिन पे देख रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रहा है, तो एट वन लोकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। तो इसका मतलब होगा कि देखो एट वन लोकेशन अगर हम देखें तो एट वन लोकेशन क्या हो जाएगा, z जो है फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना, फिक्स्ड। तो फिर भी आप देख रहे हो कि थीटा एक्स जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा एक्स यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं के जेड माइनस ओमेगा टी, तो थीटा एक्स बेसिकली चेंजिंग विथ टाइम, चेंजिंग विथ टाइम। और मतलब
रैंडम चेंज नहीं है, ये आप बता सकते हो। देखो टाइम के साथ रेगुलरली प्रोपोर्शनल टू टी के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखो अगर ऐसे देखें डी थीटा एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, डी थीटा एक्स बाई डी टी देखें तो माइनस ओमेगा ऐसे आ जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ओमेगा एट फिक्स जेड, ओके। मतलब इस एंगुलर वेलोसिटी से इसका डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे दिखाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे वेव जा रहा है जेड डायरेक्शन में, तो आप इसे शो करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेव, ठीक है, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन एंड वेव यहाँ पे अभी देखो समझ में आया ना सभी को, फिर से के जेड यहाँ पे आ रहा है तो इट मींस वेव इज गोइंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। वेव इज गोइंग इन जेड डायरेक्शन, और क्या कहते हैं इसमें भी जेड आ रहा है, सो दिस पोर्शन मतलब दोनों में सेम ही आता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में यहाँ पे जेड आ गया और यहाँ पे एक्स, ऐसा नहीं होगा। वेव एक ही वेव है ना, तो दोनों में जेड ही आएगा, ओके। इट इज गोइंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस है और ये माइनस है, तो अपोजिट साइन के ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए प्लस जेड बोला जा रहा है। तो देखो वेव के डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पे प्लस जेड तो ऊपर है ना, तो इसको तो हम शो नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसे डॉट से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये डॉट जो है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है ना। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे, चलो ये हमने बता दिया कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस इज द एंगल, ओके। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो है ना रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओमेगा, है ना। मतलब सपोज ऐसी माइनस या प्लस भी आ सकता था डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो किधर रोटेट कर रहा है वो एक बार आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे हमने एंगल निकाला ये, तो ये माइनस ओमेगा आ गया। तो मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे देखो फिंगर मैकेनिक्स के पॉइंट व्यू से देखें, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं माइनस ओमेगा का मतलब ये हो सकता है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ना माइनस जेड, मतलब हम ऐसा होता है ना कि एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब फिंगर को कर्ल करते हैं सेंस ऑफ रोटेशन में, तो थंब अगर प्लस जेड में जाएगा तो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी प्लस जेड में है, और यहाँ पे जैसे माइनस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हमारा माइनस जेड में है। तो यहाँ पे देखो माइनस जेड में जाने के लिए फिंगर ऐसे कर्ल करना होगा। तो ये जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि मैकेनिक्स के पॉइंट व्यू से बात करें ना, तो इसका रोटेशन ऐसे दिखाना पड़ेगा कि दिस डायरेक्शन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज विथ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, ओमेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इस सर्कल में ऐसे रोटेट करेगा, ये इट विल ट्रेस ए सर्कल लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से रोटेट कर रहा है। माइनस ओमेगा है ना, तो हम ऐसे कहेंगे कि जब हम फिंगर, देखो आप सभी जानते हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये बुक है ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हम पूछते हैं अगर आपसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप यही कहोगे ना कि देखो इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, थंब इज गोइंग अपवर्ड, ओके। तो अपवर्ड हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। वही अपोजिट रोटेट करेंगे तो थंब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आने का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि थंब जो है ना माइनस जेड में जा रहा है। एक बार दूसरे तरीके से एनालाइज करके देखते हैं कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो इसको दूसरे तरीके से एंगुलर वेलोसिटी के पॉइंट व्यू से डिफरेंट वे में भी इसको एनालाइज किया जा सकता है। देखो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो इसे, ठीक है। देखिए ये जो है ना, मान लेते हैं कि हम जो एनालिसिस, देखो अगर आप देखना चाहते हैं ना कि टाइम के साथ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग, तो आपको पहले जेड को फिक्स करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन पे मेजरमेंट कर रहे हैं। z इक्वल टू 1 पे कर रहे हैं, z इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू फिक्स z किसी एक लोकेशन पे ही। तो देखोगे कि जैसे वेव ऐसे जा रहा है, तो इस लोकेशन पे हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है टाइम। तो पहले सबसे पहले z को फिक्स करेंगे। तो z को फिक्स कर दिया हमने, तो मान लो हम z को 0 ले लेते हैं। सपोज आई एम डूइंग द मेजरमेंट एट z इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो z इक्वल टू देखो 0 लिखोगे, और सपोज करो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, तो z0 t0 पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो गया, ठीक है ना। ये वाला आर्ग्यूमेंट भी 0, cos 0 1 हो जाएगा। तो अगर हम z इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 0 पे हम देखो डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, अगर हम z इक्वल टू 0 लेते हैं और t इक्वल टू 0 लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, E0 एंड आई कैप, इतना आ रहा है। यही आ रहा है ना, यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखो z को तो 0 ही रखेंगे क्योंकि हमने z को फिक्स रखना है हमें, ठीक है ना। हम देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, ओके। हम देखो क्लियर लिख दे रहे हैं, वी वांट टू सी हाउ डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ टाइम, ठीक है ना, हाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ टाइम। ओके, तो z इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये है बेसिकली। तो जानते हो देखो, अब हम z को तो फिक्स रखे हुए हैं, तो z 0 ही रखेंगे, अब t को बढ़ाएंगे, हम t को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो t को बढ़ा रहे हो आप, मान लो t इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो यहाँ पे, सपोज हम 0 प्लस लिख देंगे, जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना 0 प्लस 0 माइनस, वैसे ही लिख दे रहे हैं। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, ए लिटिल मोर देन 0। तो देखो 0 प्लस लिखोगे ना, तो बेसिकली अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ये ऐसा है, देखो यहाँ पे z को 0 लिखा हुआ है, ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 प्लस t को 0 प्लस लिख रहे हो, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है टाइम, ठीक है ना, 0 से ज्यादा हो गया है। तो देखो ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये आप सभी जानते हो ना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब z 0 लिख रहे हैं, यहाँ पे cos माइनस ओमेगा टी बनेगा, तो ये तो cos ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। t हम 0 से थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू के जैसे, मतलब लेस देन 90 ही होगा, ठीक है ना। तो लेस देन 90 में cos पॉजिटिव वैल्यू आता है, और यहाँ पे देखो माइनस ओमेगा टी होगा ना, तो माइनस साइन बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये भी ओमेगा टी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ओमेगा टी π/2 से बड़ा नहीं अभी हो रहा है, π/2 से छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो साइन अगर π/2 से कम है तो वो भी पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा और यहाँ से पॉजिटिव होगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना। तो मतलब अब देखो इसमें जो है ना बेसिकली ऐसा आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें अगर हम फिगर बनाएंगे ना, तो ऐसा आ रहा था, ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, t इक्वल टू 0 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन था, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, t ये है t इक्वल टू 0 प्लस में, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा टाइम पे, ओके। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब आप बताइए कि ये देखो पहले यहाँ पे था, अब इधर था, तो इसी डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ दिखा ना, इट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, समझ में आया। देखो क्योंकि इधर से इधर आया, ठीक है ना, देखो यहाँ से इधर आ गया, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अब देखो किधर रोटेट कर रहा है ये बताना है ना आपको, तो आपको समझ में आ गया। दो तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है ना। एक तरीका ये है कि हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एंगल निकाल लें एक्स एक्सिस के साथ, एंगल निकाल लेंगे एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल हमारा बेसिकली यही निकल रहा है kz माइनस ओमेगा टी, ये एंगल निकला, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो एंगल हमारा देखो जो है ना, ये डी थीटा बाई डी टी, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हम फिंगर जब कर्ल करेंगे ना, तो थंब माइनस जेड में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वही देखो हम फिंगर ऐसे कर्ल किए थे, सो दैट माइनस आ रहा है तो माइनस जेड में जाएगा, तो ऐसे फिंगर कर्ल किए थे, क्योंकि ऐसे कर्ल करते तो प्लस जेड में चला जाता। तो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट बता सकते हो कि रोटेशन कैसा हो रहा है, और इस तरीके से भी बता सकते हो, दो टाइम के दो वैल्यूज लेकर के, एक बार 0 और एक बार 0 प्लस, इससे भी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया सभी को कि देखो हमने प्रूव कर दिया है कि इट इज रोटेटिंग एक्चुअली, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है रोटेट कर रहा है, और कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओके। तो ये समझ में आ गया ना। देखो दो चीज हम प्रूव कर दिए यहाँ पे। फर्स्ट थिंग जो प्रूव किया गया वो ये है कि इसमें देखो इन दोनों केस में अगर हम एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो कांस्टेंट आ रहा है, और एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दैट एंगल इज चेंजिंग विद टाइम। ये देख रहे हो टाइम का फंक्शन चेंजिंग विद टाइम। अब किस रेट से चेंज हो रहा है वो ये निकल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हियर देखो, हियर जो है वो इनटू द पेज क्यों रखा है, क्या कह रहे हो, हम इनटू द पेज कैसे रखा, नहीं समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। सर हमने जब थंब इनटू द पेज रखा है फर्स्ट वाले केस में, तो फिर वो ओमेगा है वो माइनस आया ना, माइनस आया, इसीलिए माइनस का मतलब क्या सोचते हो, माइनस जेड ही तो होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन में कोई चीज रोटेट कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन का। एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है तो या तो एंगुलर वेलोसिटी प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में। तो माइनस है तो माइनस इनटू द पेज इसीलिए लेंगे, इनटू द पेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइनस जेड, माइनस हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो माइनस में ऐसे थंब रखने पे हमारे फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है तो ऐसे रोटेट। तो दोनों तरीके से देखो रोटेशन जो है ना किस सेंस में हो रहा है, आप इधर भी पता कर सकते, इस तरीके से पता कर सकते हो, इस तरीके से पता कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो हियर ई मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रोटेटिंग, है ना, रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सो इट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इसको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में हम लोग सीपीएल लिख देते हैं, ठीक है ना, सीपीएल। यहाँ पे हम लिखे थे ना, उसमें आप लिख दो, देखो ये जो लिख भी दिए हैं ना, इसको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, सीपीएल, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। देखो दो चीजें आपको प्रूव करनी है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में, कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, और डायरेक्शन चेंज हो रहा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब जानते हो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का, कि ई जो है ना कॉस और साइन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो कॉस और साइन में लिखा हुआ है, और दोनों का आर्ग्यूमेंट आप देखो कि सेम होता है, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, ठीक है ना। और दोनों का एम्पलीट्यूड भी, कॉस टर्म का एम्पलीट्यूड और साइन टर्म का एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इस टर्म को हटा दें, सी इफ आई रिमूव दिस टर्म, ठीक है, वाई टर्म को हटा दो, तो ये फिर क्या बचेगा, विल इट बी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या बोलोगे इसे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उस केस में आप देखिए कि ये एक वेव होगा जो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में फिर होगा, फिर हमेशा कॉस का वैल्यू या तो प्लस में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, डायरेक्शन तो फिर हमेशा आई कैप में ही होगा, फिर जे में तो चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस एक सिंगल टर्म को अगर हम देखते हैं ना, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये भी एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। दोनों अलग अलग देखने पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये एक्स पोलराइजेशन है इसमें वाई पोलराइजेशन है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो दूसरा कंक्लूजन, और दोनों का एम्पलीट्यूड आप देखिए, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना, और दोनों का ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो ना इक्वल है, लेकिन हम साइन को आप जानते हो कि कोसाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय एडिंग ए फैक्टर ऑफ π/2, मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो जैसे हम ऐसे लिखा हुआ है, मान लो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन जैसे ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम कॉस थीटा की जगह ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन और थीटा प्लस π/2, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट में जो डिफरेंस है आप देख रहे हो, π/2 का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट डिफर करता है बाय π/2, ओके। तो इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। ऐसे लिख दो, टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैविंग परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, दोनों का पोलराइजेशन आप देख रहे हो ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक एक्स में है तो दूसरा वाई में है, हैविंग परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड, ओके, और π/2 फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का डिस्क्रिप्शन हो गया, कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो है ना टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, हैविंग परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड π/2 फेज डिफरेंस। इज दैट ओके? तो कभी आपसे पूछा जाता है ना कि हाउ कैन यू मेक ए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, तो आप ये कह सकते हो कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैन बी मेड, ओके, बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैविंग these characteristics, okay. So circularly ऐसे लिख सकते हो, circularly polarized light can be formed by superposition of two plane polarized light having above characteristics. अब कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हो ना, मींस इक्वल एम्पलीट्यूड, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन एंड π/2 फेज डिफरेंस, ओके। तो दैट्स द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो अब देखो जैसे हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी डिफरेंट वेज में लिखे थे ना, उसी तरह से सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को भी हम लोग डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंट वेज में इसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक तरीका आपको हमने दिखाया, मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक यही रहेगा, रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट गोइंग टू चेंज, कैरेक्टरिस्टिक यही रहेगा कि परपेंडिकुलर पोलराइजेशन होगा, फेज डिफरेंस π/2 का होगा, एंड देयर विल बी एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। तो देखो वही कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हुए हम अगर दूसरा
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन राइट लाइक दिस, देखो E इज इक्वल टू E नॉट, और यहाँ पे सपोज एक्स कैप लिख रहे हैं, एक्स कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन, ओके, और प्लस यहाँ पे आयोटा वाई कैप, ठीक है, एंड e टू द पावर आयोटा, सपोज हियर वी राइट kz minus kz, sorry, kz minus omega t, we write like this, is that okay? तो ये बेसिकली, ठीक है, दिस इज वीडियो पॉज हो गया क्या? यस वीडियो पॉज हाँ सुपरपोजिशन ऑफ टू के बाद क्या लिखा है सर ने? PPL. And polarized light. टू प्लेन पोलराइज्ड हैविंग हाँ, बीच में छूट गया था ये, है ना। यस ठीक है, तो देखो ये आप देखिए, ध्यान रखेंगे सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए दो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड चाहिए, और फेज डिफरेंस π/2 का चाहिए, ओके। अब आप देखिए ये जो हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसमें आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स है बेसिकली। इसको हम ओपन करेंगे ना ब्रैकेट को, तो एक टर्म यहाँ से मिलेगा, एक टर्म यहाँ से। अब आप अगर देखो फर्स्ट वेव का हम देखते हैं डायरेक्शन, फर्स्ट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और सेकेंड टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, वाई में हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे कहेंगे कि दीज आर टू परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, ये दो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है ये, ठीक है ना, एक्स पोलराइजेशन एंड वाई पोलराइजेशन, दो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखो एम्पलीट्यूड जो डिसाइड होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल या साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन जो भी लिखा हुआ है उसके प्री फैक्टर से डिसाइड होता है। तो आप देखिए इसका प्री फैक्टर, एक्स कैप का प्री फैक्टर का मॉडुलस निकालोगे तो कितना निकलेगा, ई नॉट, और यहाँ पे जो प्री फैक्टर यहाँ पे बनेगा वो आयोटा ई नॉट है। तो आयोटा ई नॉट का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या निकल रहा है, वो भी तो ई नॉट निकल रहा है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल निकल गया, ठीक है ना। अब आप फेज देखिए, इसमें फेज निकालना चाहेंगे ना, तो फेज मतलब ये ई टू द पावर का जो फैक्टर होता है ना, ई टू द पावर का फैक्टर, इसको बोलते हैं फेज, ठीक है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फेज टर्म जो है दैट इज kz माइनस ओमेगा टी है, इज दैट ओके। अब इसमें देखो आयोटा लिखा हुआ है ना, आयोटा आप सभी जानते हो ई टू द पावर आयोटा π/2 लिखा जाता है इसे, ये आयोटा इज ई टू द पावर आयोटा π/2, समझ गया ना। क्योंकि आप जानते हो ना, देखो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो cos π/2 और प्लस आयोटा साइन π/2, ऑयलर फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला होता है ना, ई टू द पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके, यूजिंग दैट यू कैन राइट दिस, ओके। समझ में आ रहा है सभी को? आप देखिए यहाँ पे ये तो आयोटा जो यहाँ लिखा है ना, उसको हम लिख देंगे ई टू द पावर आयोटा π/2। तो आप बताइए इधर से ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर आयोटा kz, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई नॉट और यहाँ पे एक्स कैप और ई टू द पावर आयोटा और kz और माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, और क्या कहते हैं प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई कैप और क्या कहते हैं ई टू द पावर आयोटा, इस आयोटा को हम लिख दें आयोटा π/2 आयोटा, और ये हो जाएगा kz माइनस ओमेगा टी और प्लस π/2, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप बताइए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, ये देखो ये हमारा फेज टर्म है, इसको फेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्लियरली दिख रहा है π/2 का है ना, ओके। सो फेज डिफरेंस इज π/2, ओके। तो आप देखिए वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो पहले वाले में थे, ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी आ गया ना, इक्वल एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस π/2 एंड परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। तो इसीलिए जो है ना, ये भी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, तो ये भी सर्कुलरली
सॉरी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड कभी मतलब देखो ये सभी क्यों बताया जा रहा है, अब एग्जाम में जानते हो क्या होता है कि ऑप्शन में ऐसे लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो क्या कहते हैं या क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस मच, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब पूछा जाएगा टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज, ऑप्शन लिख दिया सर्कुलरली पोलराइज्ड, लिनियरली पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, ठीक है ना, या प्लेन पोलराइज्ड या एलिप्टिकली पोलराइज्ड, इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ऑलराइट। तो अच्छा इसमें ये ध्यान रखोगे, अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिखे थे ना, देखो ये जो लिखा गया था तो इसमें बीच में जो है ना यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, अगर हम चाहते हैं ना तो यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो माइनस लिखेंगे ना तो अभी याद है हम जब ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ से ये नेगेटिव आ रहा था, अब यहाँ माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फर्स्ट फिर यहाँ से क्या बोलते हैं रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे T0 में यहाँ पे था और T0 प्लस में यहाँ पे आ गया, अगर माइनस वहां कर दोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये रोटेशन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि बेसिकली वहां पे बीच में जो साइन लिखा हुआ है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो हमने लिखा है these three characteristics should not change, it will remain circularly polarized light, okay, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो हम लिख रहे हैं ना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, it can be minus also, ठीक है। so this is how we represent सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो ये दो तरीके हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में दो पॉसिबिलिटी है ना रोटेशन का, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। जैसा अभी हम बता रहे थे कि क्लॉकवाइज भी आ सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज इसको राइट सर्कुलरली और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसको शॉर्ट में RCPL लिख दोगे, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके, RCPL, ठीक है। तो इस केस में देखो एक्चुअली जानते हो ये जो टॉपिक है ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ बुक्स में जिसको राइट सर्कुलरली बोला जाता है ना, उसी को कुछ बुक्स में लेफ्ट सर्कुलरली बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अगर इससे क्वेश्चन जानते हो कुछ एग्जाम में करेक्टली पूछा गया है, ठीक है ना, और कुछ एग्जाम में इनकरेक्टली पूछा गया है। देखो पहले हम बता रहे करेक्टली और इनकरेक्टली क्या है। हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम राइट सर्कुलरली का मतलब क्या समझते हैं। मतलब हम ऐसे अगर बताते हैं कि सपोज इफ लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ओके, एंड रोटेशन इज क्लॉकवाइज, देन आई विल कॉल, या एंटी क्लॉकवाइज, आई विल कॉल इट राइट सर्कुलरली, ठीक है ना। मतलब पहले मान लो डेफिनेशन दे दिया गया कि राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड इज दैट, ओके, व्हिच इज डिफाइंड इन दिस मैनर, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि देन दिस गिवन लाइट इज राइट और लेफ्ट सर्कुलरली। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो करेक्ट क्वेश्चन होगा। और अगर सिर्फ डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि दिस इज द गिवन लाइट, ओके, व्हाट इज इट्स पोलराइजेशन, राइट सर्कुलरली और लेफ्ट सर्कुलरली, तो समझ लो रॉन्ग है। तो किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड का, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन में ही कि हम क्या समझते हैं राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से। अगर वो डिफाइन नहीं किया है तो समझ लो वो क्वेश्चन मीनिंगलेस है, ओके, वो रॉन्ग क्वेश्चन है। उसका एक ही मतलब दो डिफरेंट स्टूडेंट उसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, कोई लेफ्ट भी करेक्ट बोल सकता है, कोई राइट भी करेक्ट बोल सकता है, क्योंकि डिफरेंट बुक में राइट और लेफ्ट को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। इज दैट ओके? तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है ना मतलब हमें पता करना पड़ेगा। मतलब मेन जानते हो, देखो राइट और लेफ्ट पता करने का मतलब है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो पता करना। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए ना वो बेसिकली यही था कि हमें पता चल रहा था ना, यहाँ पे देखो कैसे डिस्कस किया गया था, आप नोटिस करिए कि सबसे पहले z इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला गया, z को फिक्स रखा गया, फिर t का वैल्यू बढ़ाया गया 0 से बाद में, फिर देखा गया कि कहाँ पे बन रहा है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हाउ रोटेशन इज टेकिंग प्लेस, ओके, वो हमने देखा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस फिगर में कि ये जो है ना ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम राइट सर्कुलरली बोलेंगे या लेफ्ट सर्कुलरली, तो वो फिर डिपेंड करेगा डेफिनेशन पे, ठीक है ना, कि हम डेफिनेशन क्या देते हैं राइट सर्कुलरली और लेफ्ट सर्कुलरली का, समझ गया ना। तो ये अब ये देखो इसमें तो किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज,
ये आप डेफिनेटली कह सकते हो कि इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। ओके, अब जानते हो इसी को कुछ लोग राइट भी बोल सकते हैं और कुछ लोग इसको लेफ्ट सर्कुलरली भी बोल सकते हैं। तो देखो हम आपको एक डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन हम क्लियर, देखो सभी को क्लियर है ना ये कि क्वेश्चन करेक्ट तभी होगा जब क्वेश्चन में डिफाइन किया जाएगा कि हम राइट और लेफ्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो इसमें जानते हो एक डेफिनेशन हम ऐसे दे रहे हैं कि अगर देखो इसमें वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, इन विच डायरेक्शन वेव इज प्रोपेगेटिंग, ठीक है। एक ऐप में प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या करेंगे कि अगर हम वेव के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, देखो थंब को ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, थंब को ऐसे रखते हैं और हमारा फिंगर जो है ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रोटेशन के अपोजिट जा रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको लेफ्ट सर्कुलरली बोलेंगे। और अगर हमारा फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कह सकते हो कि जैसे देखो हमारा थंब को हमने रखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में, तो फिंगर हमारा ऐसे कर्ल हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ना राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, देखो तो राइट हैंड तो हमारा जो फिंगर कर्ल हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसी सेंस में रोटेट कर रहा है तो वी कैन कॉल इट राइट सर्कुलरली। लेकिन ये कोई फाइनल डेफिनेशन नहीं है, ध्यान रखो, इट इज नॉट ए डेफिनेशन, ये एक हम सेट कर रहे हैं कि ये कन्वेंशन है। अब मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सपोज करो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो अच्छा देखो हम बोर्ड के सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, कैन यू कॉल इट? यस सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स मी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, देन वी विल कॉल इट राइट सर्कुलरली। कह सकते हैं ना, कुछ लोग इसी को ऐसे बोल दें कि इफ लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स मी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, देन आई विल कॉल इट राइट सर्कुलरली। तो इसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि राइट सर्कुलरली आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब बात यह ना कि स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, तो स्टूडेंट को सिर्फ जानते हो क्या करना पड़ेगा कि वो देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है तो आप राइट सर्कुलरली बोल दोगे, और नहीं कर रहा है तो लेफ्ट सर्कुलरली बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेशन ये जो हम बता रहे हैं ना, वो समझ लो कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रहे हैं। दिस इज नॉट द फाइनल डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। वो आपको क्वेश्चन में पहले ढूंढना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन ये है राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड, देखो इफ वी पुट थंब ऑफ राइट हैंड ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, एंड ठीक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशन is along the curled fingers, ठीक है, then it is called, ठीक है, it is called right circularly polarized or right circularly polarized light, okay। तो ये ठीक है। now if direction of, ठीक है, sorry, if direction of rotation of electric field is opposite, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट है, ठीक है, देन सो इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। कुछ लोग कुछ और डेफिनेशन दे सकते हैं, तो जो भी डेफिनेशन सेट किया गया ना उसके अकॉर्डिंग आपको रोटेशन चेक करना पड़ेगा, और रोटेशन कैसे चेक करना है वो हम बता दिए। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें पहले एक बार Z0 पुट करोगे, T0 पुट करोगे, तो उससे एक 0 टाइम पे डायरेक्शन पता चल जाएगा। फिर Z को 0 ही रहने दो, फिक्स रहने दो Z को, और टाइम को बढ़ा दो, 0 प्लस कर दो,
फिर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया, अब देखो रोटेशन क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से नहीं पता चलता है, राइट और लेफ्ट, ओके, डेफिनेशन से पता चलता है कि डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ऐसे कर रहे हैं, देखो इसमें थंब हमारा प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ऊपर है, तो थंब हम प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में रखते हैं, फिंगर हमारा इधर कर्ल हो रहा है, ये आप देखिए हमारे कर्ल फिंगर के लॉन्ग ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखे थे ना राइट सर्कुलरली लिख दिए थे, तो राइट और लेफ्ट दोनों का डेफिनेशन हमने साथ ही साथ दे दिया है, ठीक है ना। राइट या लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इसको ऐसे लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहोगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जैसे ये फिगर फिर से हम उसी एग्जांपल को लिख देते हैं, जैसे E इज इक्वल टू E नॉट, और हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था, क्या था लिखा हुआ, कॉस, है ना, कॉस KZ और माइनस ओमेगा T, ठीक है, और प्लस यहाँ पे I कैप था और यहाँ पे J कैप और साइन KZ और माइनस ओमेगा T, सेम एग्जांपल वी हैव रिटन, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए कि ऐसा सिचुएशन हमें बन रहा है, ठीक है ना, ये लाइट इज ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में आ गया T इक्वल टू 0 प्लस में, 0 प्लस मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो रोटेशन इधर हो रहा है, ठीक है ना। हम हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहा जाएगा, ये लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना। तो राइट लेफ्ट फिर हम क्लियर बता रहे हैं, एग्जाम में अगर डेफिनेशन नहीं दिया तो समझ लो रॉन्ग क्वेश्चन है वो, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, ओके, क्योंकि उसी एक ही क्वेश्चन को दो लोग दो तरीके से आंसर कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब डेफिनेशन कुछ भी दिया हुआ हो सकता है एग्जाम में, ओके, इट कैन बी एनीथिंग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी बोल सकता है कि अगर मान लो वेव जा रहा है जेड में, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम कहेंगे लेफ्ट सर्कुलरली, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो राइट सर्कुलरली, तो डेफिनेशन तो याद करके जाना ही नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में कि राइट और लेफ्ट होता क्या है, वो डेफिनेशन दिया रहेगा एग्जाम में, बस उसके अकॉर्डिंग आपको रोटेशन चेक करना आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू चेक द रोटेशन, इज दैट ओके, ठीक है। तो अब देखो हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग हम जो डेफिनेशन दिए ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, अब तो हम डिफाइन कर दिए ना यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लेफ्ट है या राइट है, ठीक है ना। चेक whether the given light is left circularly polarized light और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ऐसे दे दिए E नॉट, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन KZ प्लस ओमेगा T I कैप और माइनस कॉस KZ और प्लस ओमेगा T और J कैप, ठीक है। डेफिनेशन जो हम दिए ना वही डेफिनेशन यूज होगा इसमें चेक करने के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है या राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। क्या मिल रहा है बताइए, सर लेफ्ट। लेफ्ट आ रहा है, Yes, sir, left. Yes. चेक कर लिए सभी लोग, चेक करिए, ठीक है। नो सर राइट है। Sir, राइट है right सर, or राइट आ रहा है सर। राइट है सर। राइट है सर। Right. राइट आर, ठीक है। देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर हम सबसे पहले ऐसे चेक करेंगे, z इक्वल टू 0, z को तो फिक्स रखना है, ठीक है ना, z फिक्स। हम टाइम के साथ देखना चाहते हैं कि ये जो रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, और टाइम के साथ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रोटेट कर रहा है, तो T0 Z0 T0 करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो यहाँ पे निकालोगे ना, तो इसमें 0 करने पे तो साइन 0 हो जाएगा, इसमें 0 करेंगे ना तो ये cos 0 1 हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस J कैप में है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, फिर से z को 0 रखेंगे और t इक्वल टू 0 प्लस कर देंगे, 0 प्लस मतलब थोड़ा सा बढ़ाया है हमने टाइम को, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखिए,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर z को तो 0 रखा हुआ है, ये 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, ये हमारा मतलब थोड़ा सा एंगल बढ़ाया है, π/2 से छोटा ही रहेगा ये एंगल, sin ओमेगा t, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यहाँ माइनस है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब ये किधर मिल रहा है, आई कैप और माइनस जे कैप में मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है ना। यहाँ से प्लस आई कैप आएगा और यहाँ से माइनस जे कैप, सम वैल्यूज। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड t = 0 में इधर है, -y में, ठीक है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है t = 0 पे, t = 0 पे यहाँ पे है। अब हम देख रहे हैं कि ये x पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। थोड़ा सा एंगल बढ़ाने पे, टाइम को बढ़ाने पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, मान लो ऐसा कुछ आ गया, t = 0+ पे, ठीक है ना, 0+, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखिए ये इस तरह से रोटेट किया है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो, हम नहीं जानते कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, हमने एक डेफिनेशन सेट किया है, वो डेफिनेशन किसी बुक से मैच भी कर सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है। हम देखो क्लियर बता रहे हैं, इसमें मैच कराने वाली कोई बात ही नहीं है। ये एक कन्वेंशन है कि आप क्या कन्वेंशन सेट करते हो, क्वेश्चन में क्या कन्वेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर। और हम क्लियर बता रहे हैं, क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है इफ क्वेश्चन में कन्वेंशन नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तो एक, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इधर ऐसे रोटेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वेव किधर प्रोपेगेट है, कौन से डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, माइनस z में जा रहा है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना। तो वेव का प्रोपेगेशन जो है ना -z में है। तो हम देखो यहाँ पे वेव प्रोपेगेशन ऐसे करके यहाँ पे क्रॉस से डिनोट करेंगे, ये वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है। तो वेव का प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे ना, फिंगर हमारा ऐसे कर्ल हो रहा है, देखो इधर अपोजिट। तो ये जो रोटेशन है ना, वो हमारे फिंगर जो कर्ल हो रहा है उस सेंस में नहीं है, इट इज नॉट इन दैट सेंस। ओके, तो इसलिए इसको लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड बोला जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, समझ में आया सभी को, इट इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से नहीं पता चलेगा। देखो ये हमारा लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड था, ये भी लेफ्ट सर्कुलरली आ रहा है। आप ऐसे कुछ ये मत कह दो कि यहाँ पे भी ये अपोजिट है तो फिर दोनों सेम कैसे आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी चेंज हो गया है, ठीक है ना, इसलिए सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। तो समझ रहे हो, हम लोग कन्वेंशन सेट किए हैं कि थंब को हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में रखेंगे, फिंगर जो हमारा कर्ल हो रहा है उस सेंस में अगर रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट बोलेंगे, नहीं रोटेट कर रहा है तो लेफ्ट बोलेंगे, तो इसीलिए लेफ्ट बोल दिया गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को किसी बुक में देखो, हम पहले एक बार क्लियर बता देते हैं कि इसी चीज को किसी बुक में राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड भी लिखा हो सकता है और वो भी रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन कन्वेंशन। ओके, ठीक है। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर जो डायरेक्शन और प्रोपल्शन ऑफ लाइट किससे निकलते हैं, थोड़ा फिर से बता दीजिए। अरे कितना बार बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा आप लोग पढ़ाई ध्यान से करिए, क्या Yes, बार sir, बार yes. हम तो बता सकते हैं लेकिन आप लोग भी याद- कितना बार याद आ एग्जाम, गया। ये बोला गया ना दोनों kz और ओमेगा टी दोनों का साइन सेम होगा ना तो नेगेटिव बोला जाता है। तो पहली बात तो यहाँ z है तो इसमें बोला जाएगा कि z डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों का साइन सेम है, आपको सेम साइन दिख रहा है ना यहाँ पे, बस नेगेटिव बोलेंगे -z। और अगर अपोजिट साइन दिखेगा, मान लो यहाँ माइनस कर देंगे ना तो इन दोनों का साइन फिर अपोजिट हो जाएगा तो इसको +z बोला जाता है, ठीक है। बस यही है डेफिनेशन इसका। ओके ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल आप थोड़ा सा अटेंशन पे कर दोगे ना, जानते हो, देखो क्लियर हम बता रहे हैं, छोटी चीजों में भी अटेंशन नहीं पे करने से आपको बाद में आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बाद में अटेंशन पे करने का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, ठीक है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो ये सर ये पोलराइजेशन लाइट को देखने हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसाइड होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी सेंस में रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या होता है कि ऑप्टिक्स के फेनोमेना में, याद है हम ईएमटी में डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, कंडक्टर में, याद है ना, ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे। तो बताया गया था कि देयर इज सम फेज डिफरेंस। और गुड कंडक्टर में कितना बताया गया था फेज डिफरेंस, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक, हाँ
45. 45 डिग्री है ना, 45 हाँ 45 by डिग्री, 4. ठीक है। तो उसमें भी हम बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स। ओके, इसका रीजन ये है ना कि देखो जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेना है ना, ऑप्टिक्स में जितने भी फेनोमेना होते हैं, तो उन सभी में देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से पहले इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट आएगा तो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली लीडिंग। ओके, तो या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है ना वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि हम लोग देखो ये पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि E0/B0 अगर आप निकालते हो ना तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना आता है ये E0/B0 प्लेन वेव के लिए C आता है। तो ठीक है ना, हाँ, तो B0 अगर निकालोगे ना तो E0/C हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से बहुत कम है, C से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसीलिए डोमिनेंट इफेक्ट जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है। तो जानते हो जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेना है ना वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड से ही एक्सप्लेन किए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का उसमें रोल कम होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्टली फोकस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दें। तो ये जो हम करा रहे हैं ना वो डायरेक्ट देखो उसी पैटर्न पे करा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। और ये आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे अगर नोट में लिख लोगे, ठीक है ना, कि इन एग्जाम, ठीक है, इन क्वेश्चन, ठीक है, पेपर, क्वेश्चन पेपर, डेफिनेशन, ओके, कन्वेंशन, ठीक है, फॉर राइट and left polarization must be given, ये जरूर दिया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है। तो वो एक रॉन्ग क्वेश्चन होगा अगर नहीं दिया हुआ। लेकिन एग्जाम में हम देखो क्लियरली बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कन्वेंशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर उसमें कुछ भी लिख के आ जाओ, लेफ्ट लिखो राइट लिखो, दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी बुक्स हैं जिसमें राइट किसी को बोला गया है तो उसी को किसी दूसरी बुक में लेफ्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज जानते हो एक्चुअली देखो क्या होता है, आप ऐसे सोचिए कि जो लोग पेपर सेट करते हैं ना वो लोग ऐसा तो नहीं है ना कि ऑप्टिक्स पढ़ा रहे होते हैं, उनको इस चीज के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। अब किसी कोई मान लो कंडेंस मैटर फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, उनको बोल दिया गया कि पेपर बना दीजिए, अब वो ऑप्टिक मतलब ऑप्टिक्स का, तो अब पेपर बना रहे हैं, उनको बहुत बहुत दिनों से मान लो ऑप्टिक्स पढ़ाया ही नहीं है, तो उनको भी याद नहीं रहता है कि ऐसा भी कुछ होता है। अब उन्होंने किसी बुक को उठाया, उसमें लिखा हुआ लेफ्ट लिख करके आ गए क्वेश्चन में। तो इसीलिए क्वेश्चन ये काफी बार है ये क्वेश्चन रॉन्ग पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन कुछ लोगों ने करेक्ट भी पूछा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। देखो पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E vector rotates, ठीक है, एंड modulus of electric field also varies with time, ये भी टाइम के साथ वैरी करता है, ठीक है ना। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट कर रहा होगा और दिस ऑल्सो वेरीज विथ टाइम, ओके, ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ट्रेसेस एन इलिप्स, ठीक है। तो टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा आपको देखने में कि वो एक इलिप्स पे मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रेसेस एन इलिप्स, ओके। सो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इसको शॉर्ट में हम लोग EPL लिख देंगे, ठीक है ना।
EPL, ठीक है, या इस तरह के पोलराइजेशन को इलिप्टिक पोलराइजेशन, तो सच पोलराइजेशन, देखो सच पोलराइजेशन इज कॉल्ड elliptical polarization, ठीक है, ठीक है, and light having such polarization is called elliptically polarized light, okay, and light having, तो देखो आप इसमें देख रहे हो ना, बार बार हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही स्टार्टिंग में लिखा गया था कि पोलराइजेशन रिफर्स टू डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, वैल्यू के बारे में बताता है, ठीक है। सो सच पोलराइजेशन और एंड लाइट हैविंग सच पोलराइजेशन, ठीक है ना, या दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन is called, light having this type of polarization is called elliptically polarized light, ठीक है। So that's the definition of elliptically polarized light, okay। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर मैनर में रोटेट कर रहा होगा, रेगुलर मैनर में, ठीक है ना। सो इसमें लिखा गया ना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स, ये इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, इन रेगुलर मैनर, इन, तो ऐसे नहीं, रैंडम रोटेशन नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर मैनर में रोटेट कर रहा होगा, कि अभी आपको दिख रहा है प्लस एक्स में, तो थोड़ी देर के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है ना, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से रोटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, तो रेगुलर मैनर में रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो है ना इस तरह से देते हैं, ठीक है ना। सपोज सम ए, यहाँ पे आई कैप है और कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस सम बी और साइन के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, और यहाँ पे जे कैप, ठीक है। तो आप देखिए इस केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए इसमें अगर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे ना, देखो सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, रूट अंडर दिस इज ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर के जेड और माइनस ओमेगा टी, ये हो गया, दैट्स द एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये एम्पलीट्यूड है इसका, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है, ये इसमें अगर ए और बी हम इक्वल कर देते हैं, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो दिस मैग्नीट्यूड विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है, जैसे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में बताया गया था कांस्टेंट होता है, इसमें ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एंगल निकालते हैं, सी इफ यू कैलकुलेट एंगल, तो यहाँ से फिर से वही tan थीटा, अगर हम एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं कितना एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिस इज वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, तो बी साइन, ठीक है ना, यहाँ पे के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, और कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप देखिए, तो ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस का। अब ये आप देखो, ये फंक्शन ऑफ टाइम तो है ना, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। दिस यहाँ से जो एंगल निकलेगा थीटा एक्स अगर हम निकालते हैं, थीटा एंगल मेड, ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर बना रहा है, तो दिस इज tan इनवर्स, ठीक है, दिस इज tan इनवर्स बी साइन के जेड और माइनस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ए कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी, दिस वी आर गेटिंग, ओके। तो ये जो आ रहा है, ये आप देखो, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ओके। तो टाइम के साथ तो चेंज हो रहा है एंगल डेफिनेटली, ठीक है, उतना रेगुलर मैनर में चेंज नहीं हो रहा है जैसा कि उसमें चेंज हो रहा था सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है ना। वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग इजीली डिफाइन कर पाए थे, इसमें डिफाइन थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। एंगल डिफाइन कर सकते हैं बट इट इज नॉट वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। वहाँ पे ओमेगा के ही इक्वल आ गया था, यहाँ पे ओमेगा के इक्वल नहीं आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक है, तो आप देखिए ये बेसिकली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है।
तो अब तो इसीलिए इस तरह के लाइट को हम लोग इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर इसको हम एनालाइज करेंगे ना, देखो यहाँ पे, तो आप देखिए ऐसा होगा सिचुएशन, ठीक है। इफ आई एनालाइज इट, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वेव इज गोइंग इन जेड डायरेक्शन। देखो डॉट से हम जो है ना ये वेव प्रोपिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर से देखो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, देखो जेड को फिक्स कर दो, ठीक है ना, जेड इज फिक्स्ड, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 मान लेते हैं और t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखते हैं z0 t0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना दैट इज कमिंग आउट टू बी a और इनटू आई कैप, ठीक है। और अब हम क्या बोलते हैं, जैसे z0 और t को हम कुछ और लिख देते हैं, ठीक है ना। सपोज हम t को लिख देते हैं, सपोज करो π/2 ओमेगा, t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप इस तरह से लिखते हैं π/2 ओमेगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, ओमेगा ओमेगा, यहाँ π/2 ओमेगा लिखो, π/2 आ जाएगा बेसिकली, ओमेगा t इज इक्वल टू π/2 आ रहा है। तो ये वाला टर्म जो है ना हमारा, देखो ये टर्म बेसिकली 0 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा और sin π/2 1 आएगा, बट नेगेटिव साइन है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा आई डायरेक्शन में है, वो इधर है इतना, और इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, मान लो हम कह देते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, ओके, सपोज वी से लाइक दिस। तो यहाँ पे अभी इधर है, ये इसका एम्पलीट्यूड a के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a। तो इस मोमेंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं ना, तो देखो ये -b और इंटू जे कैप आ रहा है यहाँ पे, देखो इसमें पुट करोगे ना z0 और यहाँ पे ओमेगा टी की जब π/2, सो दिस विल गिव यू -1, तो -b जे कैप आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड -j डायरेक्शन में है, देखिए यहाँ पे पहुंच चुका है ये, ठीक है ना, थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड b हो गया, हम a ग्रेटर देन b मान कर चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए थोड़ा बिगर था, यहाँ पे थोड़ा स्मॉलर हो गया, तो मतलब ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप पूरा इसी तरह से फिर से मतलब रिपीट करते जाओगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ये ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, और ये इस तरह से होते हुए फिर यहाँ पे ऐसे पहुंच जाएगा। बहुत सही नहीं बना ये। ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो ये इलिप्टिक सर्कल मत बना दोगे, देखो इलिप्स जैसा बनाया गया है, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड a है, दिस एम्पलीट्यूड इज a एंड दिस एम्पलीट्यूड इज b, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, तो इसमें रोटेशन इस सेंस में हो रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, टाइम कैसे लिखा आपने? कौन सा टाइम? ये एंगल किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं ना आप लोग, देखो जैसे ये वेक्टर है, अगर हम पूछते हैं आपसे कि एक्स थीटा एक्स का मतलब एंगल विथ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो अगर आप एंगल विथ एक्स एक्सिस निकालते हैं तो कैसे निकाला जाता है एंगल विथ एक्स एक्सिस? वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट लिखते हैं ना। हाउ डू यू राइट एंगल विथ एक्स एक्सिस? tan थीटा जब लिखते हैं तो y कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट लिखा जाता है, एंगल विथ x निकाल रहे हो। अगर वही हम यहाँ tan थीटा y लिखेंगे ना, तो x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट फिर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग एंगल विथ x एक्सिस लिख रहे हो, तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट लिख दिया गया, बस यहाँ पे y कंपोनेंट और बाय x कंपोनेंट। इज दिस क्लियर और नॉट? ये सब चीजें तो छोटी छोटी बहुत बार हम अभी तो कितनी बार अभी भी रिपीट हो चुका है, दो पिछले स्लाइड में भी तो 2 बार लिखे हैं आप लोग, ठीक है। चलो तो ये आ गया, तो समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो देखो जब भी इस तरह से कुछ लिखा होगा ना यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे कि ये बेसिकली इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देखो t0 पे ये डायरेक्शन था, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये t इक्वल टू π/2 ओमेगा पे ये डायरेक्शन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब हम जैसे देखो अगर इस तरह से लिखते हैं, देखो E इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज वी राइट समथिंग लाइक दिस, E नॉट, ओके, E नॉट एंड हियर cos I कैप cos kz और माइनस ओमेगा t और प्लस j कैप और साइन kz और माइनस ओमेगा t और प्लस सम फाई, ठीक है। सपोज वी राइट दिस, ओके। तो अब आप इसको एनालाइज करिए, लेट अस एनालाइज दिस, ओके। इसमें फाई अभी क्या है वो हम बता नहीं रहे हैं, ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट दिस फाई इज, ओके, ठीक है। या इसको भी ऐसा करो, कॉस ही कर दो, लेट अस मेक इट कॉस,
ये कॉस, दोनों को कॉस कॉस कर दिए, ठीक है। तो देखो ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? देखो इस, ये जो एंगल है ना, दिस इज कॉल्ड फेज, ये फेज कहलाता है, ठीक है ना। ये जो एंगल है इसे हम लोग फेज कहेंगे। तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे? फेज डिफरेंस फाई हो गया, ठीक है ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई है दोनों में, ठीक है ना। अब इसको एक बार एनालाइज करते हैं कि देखो इसमें क्या क्या सिचुएशन है। तो इसका एम्पलीट्यूड, अगर सॉरी मैग्नीट्यूड चेक करो, देखो दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई नॉट हो गया और हम लोग इसका रूट निकालेंगे, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एंड के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस पाई। ये आ रहा है ना, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, ठीक है। अब अगर एंगल वगैरह निकालते हैं, ठीक है ना, इफ यू कैलकुलेट एंगल, तो यहाँ पे फिर से वही tan थीटा विथ एक्स एक्सिस अगर निकालेंगे तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, cos के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, प्लस पाई और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी cos के जेड और माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, सॉरी फाई तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से tan थीटा विथ एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे ये एंगल भी आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से जो ये निकलेगा ये फंक्शन ऑफ टाइम निकल रहा है, ये कैंसिल आउट का भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड जो निकल रहा है ये भी कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, तो ये रेगुलरली टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है ना। और ये भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट नहीं है, मतलब एंगल भी चेंज होगा, तो मतलब एंगल चेंज होने का मतलब रोटेशन हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इस तरह से ये भी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन शो करें ना, तो देखो फाई तो एक जनरल स्टेटमेंट है ना, अब फाई का वैल्यू क्या है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, ओके। तो फाई के वैल्यू हमें बताना पड़ेगा, तो हम कुछ भी ले फाई के वैल्यू। देखो अगर इसमें अभी ये जो है ना नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट बन सकता है अंडर व्हाट कंडीशन? अब बताइए, ये जो नॉट कांस्टेंट लिखा हुआ है कांस्टेंट कब बन जाएगा? व्हेन इट विल बिकम कांस्टेंट। तो पाई बाय 2 अगर लिख दोगे, है ना, पाई बाय 2 लिख दोगे तो देखो ये कॉस प्लस पाई बाय 2 साइन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो मतलब ये जो है ना हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉट कांस्टेंट इफ फाई इज नॉट, ठीक है ना, फाई इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल, चाहे पाई बाय 2 लिखो 3 पाई बाय 2 लिखो, सभी में ये जो है ना साइन बन जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए दूसरी चीज, अगर हम देखो ये जो है ना ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है, इफ ये फंक्शन ऑफ टाइम से खत्म भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ 0 लिख दें, सपोज करो ये 0, तो ये कॉस फंक्शन और ये कॉस फंक्शन ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। तो फिर टाइम बचेगा ही नहीं। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम इफ फाई इज नॉट, ठीक है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इट इज नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इंटीजर मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी लिख दोगे ना, तो देखो आप जानते हो कॉस थीटा प्लस पाई जो है ना माइनस कॉस होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस कॉस फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ना, तो फिर ये कांस्टेंट, देखो ये फंक्शन जो है ना इसमें जैसे लिखा जा रहा है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो फंक्शन ऑफ टाइम में एंगल तभी निकलेगा इफ फाई इज नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे अगर आप पाई लिख दोगे, इफ यू राइट पाई हियर, तो कितना इसका रिजल्ट फिर क्या आएगा, ये -1 हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस थीटा प्लस पाई, देखो आप जानते हो कॉस थीटा प्लस पाई जो होता है ना दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो फिर से यही आ जाएगा माइनस कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, कैंसिल होकर के -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ 2 पाई लिख देते हैं, फाई की जगह 2 पाई, तो फिर कॉस थीटा प्लस 2 पाई कॉस थीटा ही होता है, कैंसिल होकर 1 थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम देखो ये अब तो जानते हो ये अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बन गया, तो आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो उसको आप कौन सा पोलराइजेशन कहते हो? प्लेन। वो प्लेन पोलराइजेशन हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि अगर फेज डिफरेंस जो है ना इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाता है ना इसमें एक्स और वाई पोलराइजेशन में, ठीक है, तो दैट विल गिव यू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके, उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। वो तो इसीलिए इसमें ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई भी नहीं होना चाहिए
और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाने पे एम्पलीट्यूड इक्वल लिखा हुआ है, सर्कुलरली पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे केसेस में ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें इसका एनालिसिस करेंगे ना, तो देखो क्या होगा कि अब यहाँ से देखो अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो देखो T0 Z0 फिर से लगाएंगे अगर हम, ठीक है ना। देखो T0 Z0 ऐसे, ठीक है ना। तो T0 Z0 अगर आप लिखते हो तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि T0 Z0 ये तो 1 हो जाएगा और ये समथिंग cos फाई हो जाएगा, ठीक है ना, सम cos फाई। तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिल रहा है हमारा, ठीक है ना, मतलब ये दिस इज गिविंग पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज वो तो फाई पे फिर डिपेंड करेगा कि फाई का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ बेसिकली जानते हो, देखो हम ऐसा कह रहे हैं कि T0 Z0 पुट करने पे जो है ना यहाँ पे 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला आर्ग्यूमेंट आप देखो, ये आर्ग्यूमेंट जब पाई बाय 2 होगा ना, व्हेन दिस बिकम्स पाई बाय 2 तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस फाई ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन फाई बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में अगर एनालाइज करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है ना, देखो बेसिकली इस केस में एलिप्स तो बनेगा, लेकिन क्या बोलते हैं, एलिप्स का जो एक्सिस होगा ना वो कुछ इधर होगा, ऐसा कुछ इस तरह से होगा। मतलब इसमें जो है ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम ये कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है। इट में भी, क्योंकि अभी हम फाई बहुत क्लियर बताए नहीं है ना, तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि एलिप्स का मेजर एक्सिस जो है ना कुछ इधर बनेगा ऐसे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम y कंपोनेंट को 0 करना चाहते हैं, ठीक है ना, इफ यू वांट टू मेक y, देखो इस पूरे टर्म को जो है ना, सॉरी ये वाला टर्म 0 करना चाहते हो तो इस पूरे टर्म को आप क्या लिखोगे, पाई बाय 2 लिखोगे। आप ऐसे देखो यहाँ पे आप जैसे ये वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो इफ यू वांट टू रीच हियर, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, ओनली x कंपोनेंट इज देयर, देयर इज नो y कंपोनेंट हियर, यहाँ पे x है। तो y कंपोनेंट 0 तभी आ सकता है व्हेन दिस होल आर्गुमेंट ऐसे जो लिखा है ना kz माइनस ओमेगा t और प्लस फाई, ये जो है पाई बाय 2 के इक्वल होगा, ये पाई बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ पे जब इस पूरे टर्म की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए kz माइनस ओमेगा t, kz माइनस ओमेगा t हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस फाई, ये इतना हो जाएगा, यहाँ से फाई इधर ले गए तो फिर यहाँ पे पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन फाई हो जाता है। अब साइन फाई लिखा जा रहा है, साइन फाई का वैल्यू जो है ना पाई बाय 2 नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा साइन फाई का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट साइन फाई के इक्वल हो रहा है ई नॉट इंटू साइन फाई, और साइन फाई मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है ना, फाई जब पाई बाय 2 होगा तब मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना मैक्सिमा नहीं बनेगा, ओके। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे नहीं होगा, किसी अदर वैल्यू पे होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर बताया जा सकता है कि एट व्हाट वैल्यू इट विल बी मैक्सिमम, इज दैट ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस समथिंग फाई वगैरह आता है ना तो इट विल बी एट सम एंगल, ठीक है ना, ये किसी एंगल पे आएगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग इसका एक जनरल फार्मूला हम आपको बता देंगे कि कितने एंगल पे आएगा मैक्सिमम, ओके, एट व्हाट एंगल इट विल बी मैक्सिमम। अभी दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल लिए हुए हैं ना, हम डिफरेंट एम्पलीट्यूड का एक जनरल फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसको समराइज करते हैं, देखो हम बेसिकली अभी तक क्या शो किए कि ऐसे लिखते हो तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एंगल भी फिक्स नहीं आ रहा है। तो अगर हम समराइज करते हैं इसको कि इलिप्टिक पोलराइजेशन कैसे बनता है, तो हम देखो यहाँ से देखिए दो केसेस हम डिस्कस किए हुए हैं। एक केस तो ये है कि जब दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और यहाँ पे आप देखिए कि दोनों के बीच में ये कॉस टर्म है और ये साइन टर्म है, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, तो कॉस टर्म में और साइन टर्म में हमेशा ध्यान रखो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का होता है। तो ये कॉस टर्म है, इसको भी कॉस में लिखोगे तो एक पाई बाय 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो इलिप्टिक पोलराइजेशन में एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, फेज अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस हम जैसे यहाँ पे पाई बाय 2 लिए हुए हैं, ठीक है ना, वी कैन टेक फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ठीक है ना। और अगर एम्पलीट्यूड हम देखो सेम ले लिए तो इलिप्टिक पोलराइजेशन बनाने के लिए फेज डिफरेंस हम पाई बाय 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 2 लेने पे फिर ये सेम एम्पलीट्यूड में सर्कुलर पोलराइजेशन बन जाएगा, ओके, इट विल बिकम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब एक चीज और आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये एम्पलीट्यूड डिफरेंट है ना, एक केस और इसमें एनालाइज किया सकता है। अगर हम मान लो यहाँ पे समथिंग सपोज करो हम यहाँ पे फाई ऐड कर देते हैं, सपोज आई ऐड अनदर फैक्टर फाई, तो हम फाई ऐड भी कर देंगे ना यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट नहीं आ पाएगा एम्पलीट्यूड, तो भी ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड ही रहेगा,
इट विल रिमेन। समझ में आ रहा है सभी को? देखो अगर हम ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें हम फाई ऐड कर दें तो ये कांस्टेंट तो नहीं बन जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस π/2 भी हो सकता था और कोई दूसरा फेज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स द केस, ओके। तो ये सब कुछ देखो, अब हम जो भी एक्सप्लेन किए ना उसको अब हम यहाँ पे समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, आप ये कह सकते हो दिस इज टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो सकता है इसमें, ठीक है। देयर विल बी टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट होना मस्ट है, ठीक है। देयर आर टू परपेंडिकुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैविंग, ठीक है ना, हैविंग, अगर हम बोलते हैं सेम एम्पलीट्यूड, अगर हम तो सेम एम्पलीट्यूड अगर बोलेंगे ना तो फेज डिफरेंस फिर π/2 नहीं हो सकता है। सो सेम एम्पलीट्यूड, ओके, तो फिर फेज डिफरेंस एंड, ठीक है, एंड फेज डिफरेंस फाई जो है ना नॉट इक्वल टू n पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख दो 2n + 1 π/2, ये ठीक है ना। फेज डिफरेंस जो है n पाई नहीं हो सकता है क्योंकि n, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि फेज डिफरेंस अगर n पाई हो जाएगा ना, कि फेज डिफरेंस इज n पाई, तो आप देख रहे थे ना वो बेसिकली उस केस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जा रहा था वो, ठीक है ना, इट वाज बिकमिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और 2n + 1 π/2 हो जा रहा था तो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हो जा रहा था, ठीक है ना। ये वाले केस में देखो आप फिर से एक बार यहाँ पे π/2 पुट कर देने पे ये कॉस में, कॉस जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आ जाएगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ओके। तो फिर सर्कुलरली पोलराइज में, और अगर ये हम बोल रहे थे ना कि फाई इज नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे पुट करने पे इसका एंगल फिर चेंज होना बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया अगर एम्पलीट्यूड, देखो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हम टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेंगे हैविंग सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट जो है ना ये बन सकता है विथ टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट having different amplitude, ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट ले सकते हो, ठीक है, एंड ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस नॉट इक्वल टू n पाई, बस फेज डिफरेंस यहाँ पे n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। n पाई फेज डिफरेंस आ जाने के बाद जानते हो क्या होता है कि ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना एंगल, यहाँ पे n पाई आ जाएगा ना अगर, तो एंगल जो है ना ये कांस्टेंट हो जाता है, दिस एंगल बिकम्स कांस्टेंट, ओके। तो फेज डिफरेंस बस n पाई नहीं होना चाहिए, फेज डिफरेंस नॉट, तो अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, तो फेज डिफरेंस बस n पाई अगर नहीं होगा, कुछ भी फेज डिफरेंस होगा, चाहे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री या 90 डिग्री, कुछ भी फेज डिफरेंस होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा, ऑलराइट। तो देखो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का एक और रिप्रेजेंटेशन हम लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे E इज इक्वल टू, मान लो हमने ऐसे लिख दिया E0, ठीक है, और यहाँ पे x कैप और प्लस आयोटा, ठीक है, ये एक मिनट इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, सम a x कैप और प्लस आयोटा b और y कैप, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है, ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे e टू पावर आयोटा kz और माइनस ओमेगा t, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा गया है ना, इसमें आप देखिए कि दो कंपोनेंट है, एक का एम्पलीट्यूड a है और एक का एम्पलीट्यूड b है, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो वही देखो लिखा गया टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो फिर फेज डिफरेंस पे बस एक ही कंडीशन है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, ये n पाई नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे फेज डिफरेंस इन दोनों फैक्टर में कितना का आ रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, π/2 का आ रहा है ना, इट इज π/2, ठीक है। तो ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा, दिस इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन हो गया पोलराइजेशन का, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखो लगभग कंप्लीट है, हम थोड़ा सा अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में बताएंगे। अनपोलराइज्ड लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान रखोगे। तो ऐसे क्लासिफिकेशन इस तरह से देखो कंप्लीट है कि हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैसे लिखेंगे, राइट और लेफ्ट कैसे लिखेंगे, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कैसे लिखते हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे लिखते हैं। सो दिस इज कंप्लीट। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं लास्ट में, या चलो हम बता ही देते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर अनपोलराइज्ड लाइट, ओके। सर यस सर ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन ये जो इक्वेशंस लिखी जाती है ये किस तरह से लिखी जाती
से ये आपने लिखा जितनी भी इक्वेशंस की सर्कुलर पोलराइजेशन की ये होगी, प्लेन का इस तरह से ये होगा। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से लिखा जाता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला का कोई मतलब कोई इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे तो उससे नहीं आ जाएगा। मतलब हम डेफिनेशन दे रहे हैं। देखो ऐसे सोचो, अगर हम इस पेन को रोटेट करा रहे हैं और हम आपसे पूछते हैं कि इसका टिप जो है, टिप कैसा पाथ बना रहा है, तो क्या बोलोगे? सर टिप ये इज तो मेकिंग दिख रहा है सर्कल, सर्कुलर। सर्कल है ना। तो अब आपको समझना है कि सर्कल हम कैसे लिख सकते हैं। हाउ हमको ऐसा दिखाना है कि एंगल भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और ये तो हम आपको अब सब कुछ बता दिए ना, तो अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह से लिखना है। बस इसी चीज को 2-3 बार पढ़ लो तो यही एक तरीका है लिखने का, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब आप पूछोगे ना कि फर्स्ट टाइम किसने कैसे लिखा, तो सोच के लिखा वो कि हमें दिखाना है कि एंगल भी टाइम के साथ चेंज होना चाहिए और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आना चाहिए। तो उसने लिख दिया कि एक साइन टर्म होगा, एक कोसाइन टर्म। मतलब ऐसा समझ लो कि इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाया, रिवर्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज आई हैव ड्रॉन ए सर्कल। अब सर्कल का रेडियस देखो ये r है। अब जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अब इसका ये वाला एंगल हमारा मान लो ये ओमेगा टी हमने बोल दिया, या थीटा जो भी है, ठीक है ना। तो अब हम इसका x कंपोनेंट निकालना चाहते हैं और इसका y कंपोनेंट निकालना चाहते हैं सर्कल के केस में, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ऐसे निकलता है ना r cos थीटा, और y इक्वल टू निकलता है r sin थीटा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना कि अब इन दोनों को कंबाइन, ये सर्कल से निकाला गया है, तो मतलब x और y को कंबाइन करने से सर्कल मिलेगा ना। तो ये सब मैथमेटिशियन ने सोच करके लिखा है यहाँ पे कि एक्स और वाई हम रिवर्स करके दिखा रहे हैं कि सर्कल को देखो, जब सर्कल से एक्स और वाई निकाल रहे हो तो आप कॉस और साइन में मिल रहा है ना। एक्स अगर कॉस में मिल रहा है तो वाई साइन में मिल रहा है। तो इसीलिए देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे लिख रहे थे, एक को कॉस में लिख रहे थे, वाई को साइन में लिख रहे थे। तो मेन थिंग है कि ये सोचना है आपको कि आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि सर्कल में जब रोटेट करेगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। हम कैसे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो ये थोड़ा सा सोचने से पता चल सकता है, ठीक है ना, हाउ टू राइट इट। ओके, और सर ये जो डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। सर 9 to 11 वाली हाँ, क्लास डेली होगी या अल्टरनेट डेज पे? देखते हैं अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो डेली भी ले सकते हैं। सर ठीक कॉलेज की क्लास ठीक है क्या कह रहे हो? 9 to 11 क्लास सर आज होगी क्या 9 to 11 होती है 9 से। नेट के स्टूडेंट के लिए, नेट के स्टूडेंट के लिए। 11:30 के बाद नहीं हो सकती, सर, कॉलेज की क्लास होती है। 9 क्या कह रहे हो? 11:30 के बाद? यस सर। यस सर, 1 घंटे की ले लो सर, डेली ले लेना चाहिए 1 घंटे की। 11:30 to 12:30 या फिर 12 to 12 से 12 से 1 सर। 1 बजे सही है सर। नहीं सर, ठीक है सर, टाइमिंग ठीक है सर। सर कॉलेज में एब्सेंट लगती है सर, अटेंडेंस का इशू हो जाएगा। भी तो अवेलेबल है। सर डेली ले लीजिए लेकिन 1 घंटे के लिए लिए। सर यही टाइम सही है सर, हमारा कॉलेज है दोपहर में। सर आप अपने अकॉर्डिंग सर, 1 घंटे में क्या होगा सर? 1 घंटे में कुछ नहीं होता सर, ठीक है। कॉलेज में एब्सेंट लगती है सर। इवनिंग को करना पड़ेगा फिर। सर ये टाइम ठीक है सर। प्लीज चलो सर आज तो फिर होने दो, फिर कर दीजिए, मैंने नेक्स्ट डे से देखते हैं, ठीक है ना। आज चलो इसी टाइम पे रखते हैं, ठीक है। कॉलेज में अटेंडेंस लगा के फिर इधर अटेंड कर लिया करो। सर उसकी लिंक ये जो जैम वाले बैच में आएगी सर रिकॉर्डेड ले लेंगे सर, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करिए। आएगी वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं नेट के। अब देखो बहुत ज्यादा भी आप लोग को लेक्चर देंगे ना तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, जानते हो। बाद में फिर स्टूडेंट बोलने लगते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो जैम में जितना कराना था उतना करा दिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी वो लेक्चर आप लोग को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नेट के स्टूडेंट के लिए रहेगा। जो आप लोग के लिए ये सब जो है ना जैम के स्टूडेंट को कराया जा रहा है, ठीक है। सर बैच 1 की सिर्फ एक ही क्लास चलेगी अब? नहीं अभी और चलाएंगे, अभी दूसरी क्लास लगेगी। सर। तो वो TFR वगैरह में तो नहीं पूछ रहा था, TFR टेस्ट में देखो उसमें कभी कभी आया है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी, ठीक है। तो हम दे देंगे आप लोग को, बाद में लेक्चर देख लोगे। अभी जो है ना आप लोग के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, अभी नहीं रहने दो, ठीक है। सर प्लीज पॉसिबल हो तो टाइम का देख लेना सर एक बार, अगर देख लेंगे, ठीक है। दोपहर के स्लॉट में। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं सर ना? सर चलो देख लोगे, ठीक है ना। हम सर ये जैसे मैंने सर वो EMT की सर वो लास्ट सर वो 12 या 15 क्लास से ली नहीं, तो सर वो अब समझ आ जाएगी सर, वो आप पढ़ाओगे जो एडवांस में? एडवांस में थोड़ा थोड़ा नहीं भी मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह यूज होगा, कुछ कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। अगर ले के देखो, हाँ समझ ज्यादातर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर कुछ मैथमेटिकल की चीजें कब ऐड होंगी? नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो यूज तो करेंगे ही, क्योंकि बेसिक EMT का कंप्लीट हो चुका है ना। अब जैसे मान लो वेव गाइड पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये बाउंड्री कंडीशन हम आपको पहले बता चुके हैं, हम बोलेंगे परफेक्ट कंडक्टर में बाउंड्री कंडीशन बताए थे, वही हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से अगर हम वर्ड्स बोलते हैं तो आपको हो सकता है फिर उस टाइम नहीं समझ में आए, ठीक है।
तो पीछे जो पढ़ाया गया ना उसी का यूज करके ही अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो कुछ बहुत नया नहीं बताया जाएगा, सब कुछ पहले जो पढ़ाया जा चुका उसी को यूज करके ही डिस्कस करेंगे। सर मैथमेटिकल के वीडियोस का अपलोड होंगे? हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कुछ दिन में हो जाएंगे, ठीक है। सर ये 9:30 से हो जाओगे सर, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो अब कर लो जो भी करना है, ठीक है, अभी बंद करते हैं।